हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आसमी सैयद ऑफिशियल। वी आर कंटिन्यूइंग विद बायोमोलिक्यूल्स और अब तक के जितने भी हमने पार्ट्स किए हैं अच्छा खासा रिस्पांस आ रहा है मुझे एंड थैंक यू सो मच। बस इतना मैं जब सुनती हूँ कि ठीक है क्लियर है कंसेप्ट, तो मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन होता है कि कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है। बस वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके आगे का जो भी नोट्स रहता है और वो सब तो मैं बताती हूँ, लेक्चर के इसके नोट्स है और आपको जो भी लाइक अभी मैं लेक्चर के नोट्स बन रहे हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पीवाईक्यूज होंगे। तो पीवाईक्यूज का जो हम लेक्चर बना रहे हैं ना, हमने क्या किया है, हमने एक पूरी सीरीज चालू की है। एक तो हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ के जो नोट्स बनती है वो नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे दे देती हूँ। वो पूरा चैप्टर हो जाने के बाद में हम नेक्स्ट मूव करते हैं ऑन वन शॉर्ट लेक्चर्स। तो ये जो वन शॉर्ट लेक्चर्स होते हैं, दीज लेक्चर्स आर फॉर students who are finding they are in the search of videos जो कम टाइम में ज्यादा पढ़ा दे। तो आई नो मेरा जो वन शॉट लेक्चर होता है वो भी अभी मैंने ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन कराया है, 2 पार्ट्स में बनाया वन शॉट उसका भी, बट ट्रस्ट मी उसके अंदर के सारे लाइन्स मैंने कवर किए हैं। ठीक है, हर एक लाइन मैंने एनसीईआरटी की उस वन शॉट लेक्चर में कराई है। इनफैक्ट उसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट रिक्वायर होता है वो मैं आपको हाईलाइट करके बताती हूँ और जहां जहां पर भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स याद करने होते हैं वो भी मैं बताती हूँ। इस चैप्टर में वैसे पॉइंट्स है, तो इसलिए इस चैप्टर को या तो आप एनसीईआरटी लेक्चर से देखो या तो वन शॉट्स देखो, मगर प्लीज इसे देखो। क्यों पता है? बिकॉज दीज काइंड ऑफ चैप्टर्स है ना, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस है ये चैप्टर, इसके अंदर स्ट्रक्चर्स बहुत सारे हैं, वो याद करने का तरीका मैं आपको सही से बताती हूँ। दूसरी चीज क्या है कि इसका जो कंसेप्ट है ना, काफी वॉलेटाइल कंसेप्ट है इसका कंसेप्ट आप फटाफट से भूल जाओगे अगर आप एक दिन याद करके दूसरे दिन रिवाइज नहीं करोगे। विद इन 24 आवर्स अगर आप रिवाइज नहीं करोगे भूल जाओगे। तो क्या करना है, ऐसे सारे सब्जेक्ट को पहले तो लेक्चर देख के नोट्स बनाओ, उससे अच्छी तरीके से रिवाइज करो, तभी के तभी बिना देखे जहां पे रुक रहे हो वहां पर फिर से देखो और फिर उसको वापस रिकॉल करने का ट्राई करो एंड आफ्टर दैट उसको 24 घंटे बाद फिर से रिवाइज करना है और इसका मॉक टेस्ट तो आपको देना ही है। इस चैप्टर का टेस्ट आपके पास होना ही चाहिए, हर चैप्टर के टेस्ट आपको देने। दूसरी चीज, इसका जो मैं पीवाईक्यूज जो मैं लेकर आती हूँ, ये पीवाईक्यूज हम 2024 से लेके 2010 तक के सारे क्वेश्चन हम करते हैं, जो कि हो जाता है प्रीवियस 15 ईयर्स तक के सारे पेपर, सारे क्वेश्चंस हम चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं विद डिटेल सोल्यूशन। तो वो जो लेक्चर मैं वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं सारा पीवाईक्यू समझाती हूँ, वो वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर ही मिल जाएगा। एवरीथिंग इज फॉर फ्री। आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी, सारे अपडेट्स मिल जाएंगे नीट के रिलेटेड एंड एवरीथिंग। बस दैट्स इट। और अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है अगर आपको ये वीडियो, डू शेयर करो और वीडियो को लाइक कर दो। दैट्स इट। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अनदर टॉपिक जहां पर हम बात करेंगे अबाउट मेटाबॉलिज्म। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, हमने सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स देख लिए हैं बेसिकली, राइट। और इस मैक्रोमोलिक्यूल्स के सारे स्ट्रक्चर्स हमने समझ लिया अच्छी तरीके से, बॉन्ड लिंकेजेस हमने समझ लिए। लास्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है यार, प्लीज उससे जाके देखो। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लेक्चर्स है जहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी मैक्रोमोलिक्यूल इन पर्टिकुलर, जहां पर हम इंडिविजुअली हर एक को पकड़ पकड़ के याद करते हैं किस तरीके से क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है। ये सारी नोट्स आपको मिलने वाली टेलीग्राम चैनल पर, कोई यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो वो सब चीजें आपके लिए जरूरी है, वो देखो। वन शॉट में भी ये सब मैंने कवर किया है। काफी जल्दी लेक्चर्स आ जाने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, स्टार्ट करते हुए टुडेज लेक्चर। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इससे मेटाबॉलिज्म देखो, ये मेटाबॉलिज्म क्या है, प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? इट इज अ ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो रही होती है। 2 बड़े बड़े तौर पर आपको याद रखना है, तो इसके अंदर 2 चीजें हो रही होती है, या तो कैटाबॉलिज्म होगा या तो फिर मेटाबॉलिज्म, या तो फिर एनाबॉलिज्म होगा, या तो फिर एनाबॉलिज्म होगा। तो 2 चीजें मैंने बताई, एक तो कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म, और इसका ये थर्ड जो टर्मिनोलॉजी मैंने अभी यूज की है दैट इज मेटाबॉलिज्म। ये तीनों में क्या अंतर है ये समझना है। मेटाबॉलिज्म ये पूरा ग्रुप ऑफ प्रोसेस है, इतना आप समझो, हर एक चीज को हम जोड़ जोड़ के याद करेंगे। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, देखो जो प्रोसेस होगा ना, प्रोसेस केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, 2 तरीके के होते हैं। या तो वहां पर कोई चीजें टूट रही होती है, मतलब उसका ब्रेकडाउन हो रहा होता है, या तो वहां पर कोई चीजें जुड़ रही होती है, मतलब एक नया मॉलिक्यूल बनता है बाय बिल्डिंग अप मेनी मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मिला के और मर्ज करके एक नया मॉलिक्यूल बनता है। तो ये इसे हम क्या कहते हैं, 2 प्रोसेस। जैसे कैटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन। जब भी हम किसी चीज का ब्रेकडाउन कर रहे हैं तो वी यूज द वर्ड कैटाबॉलिज्म। समझा कि मतलब अगर हमें क्या करना है, बेसिकली हम जो है कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट हमने लिया, ये मैक्रोमोलिक्यूल है, इससे हम जो क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, दिस इज अ ब्रेकडाउन प्रोसेस। अब ब्रेकडाउन हो रहा है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज कैटाबॉलिज्म। वही लेकिन अगर हम ग्लूकोज या फिर सेल्यूलोज ले लेते हैं, सेल्यूलोज किससे बना हुआ है,
किससे बना है? बीटा डी ग्लूकोज से बना है सेल्यूलोज। तो बीटा डी ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिला लो और उससे क्या बन जाएगा? सेल्यूलोज बन जाएगा। तो ये जो सेल्यूलोज बना है, दिस इज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मर्जिंग मेनी बीटा डी ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से मिलके सेल्यूलोज बना, मतलब हमने बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स मिला दिए एंड वी गॉट द प्रोडक्ट एज सेल्यूलोज। मतलब यहाँ पर मिलाने का काम हो रहा है, नई चीज बनाने का काम हो रहा है बाय मर्जिंग डिफरेंट थिंग्स। तो हम जोड़ रहे हैं ना किसी चीज को, यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम चीजों को जोड़ रहे हैं। तो नाउ दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? एनाबॉलिज्म। इतना आपको समझना है और इसका यही मीनिंग होता है, और कुछ डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। ये टर्म्स अगर आपके लिए नए हैं तो इससे डरो मत, इसको समझो और उसे टैकल करो। क्लियर है यहाँ तक कि? अब एनसीईआरटी क्या कह रही है, देखो, व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ इज दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स बी इट अ सिंपल बैक्टीरियल सेल, अ प्रोटोजोन, अ प्लांट और एन एनिमल। मतलब ये कह रहा है कि कोई से भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सिंपल बैक्टीरिया से लेके प्लांट या एनिमल भी क्यों ना हो, दे कंटेन थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनके पास में क्या होते हैं? थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं। We in this chapter are talking about organic compounds. These compounds or biomolecules are present in certain concentrations expressed as moles per cell or moles per liter या फिर millimoles per we can use at dm cube। ठीक है, इस तरीके से यूज कर सकते हैं, या फिर पर mm क्यूब या फिर पर ml, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, सो हम क्या करते हैं इसको इन यूनिट में, ये सारे यूनिट्स हैं जिसके अंदर हम इनको मेजर करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एक दिया हुआ है, दैट इज हर एक चीज का अपना एक कॉन्सेंट्रेशन बताता है। तो हर एक चीज का खुद का एक कॉन्सेंट्रेशन बताया हुआ है। ठीक है, अब आपकी जो बुक है दैट इज, हाँ, इसी में यहाँ पर क्या बताया है कि ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली, यहाँ पर देखो 4.2 मिलीमोल से 6.1 मिलीमोल पर लीटर। ये किसका कंसेंट्रेशन बताया है? ये नॉर्मल रेंज बताया है ऑफ ग्लूकोज इन योर ब्लड। तो ये जो नॉर्मल रेंज है ये किस पे बताई गई है? 4.2 से 6.1 मिलीमोल। तो वैसे ही यहाँ पर भी उसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो एक्सप्रेस करने के यूनिट्स बताए गए हैं, अलग अलग चीज के अलग अलग यूनिट्स हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज एवर मेड वाज द ऑब्जर्वेशन दैट ऑल दीज बायोमोलिक्यूल्स हैव अ टर्नओवर। मतलब इनका एक टर्नओवर होता है। टर्नओवर का मतलब क्या होता है समझो। टर्नओवर का मतलब ये समझना है आपको कि जो टर्नओवर बेसिकली यहाँ पर किसी भी एक मॉलिक्यूल को सपोज कर लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो सेल्यूलोज होता है, कहाँ मिलता है प्लांट सेल में? सेल्यूलोज दैट इज सीन इन द सेल वॉल। ये सेल्यूलोज जो है ना, ये बन रहा है, लेकिन एक टाइम पर जाके ये वापस डिग्रेड हो जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा। मतलब वहां पर एक नया सेल्यूलोज आएगा जो उसको रिप्लेस कर देगा। तो एक सेल्यूलोज था, दूसरा सेल्यूलोज आएगा और इसे जो है रिप्लेस कर देगा, और ये सेल्यूलोज का क्या हो जाएगा? डिग्रेड हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो ये उसका टर्नओवर है। मतलब एक जो कोई भी मॉलिक्यूल है वो एक टाइम पर जाकर जो है डिग्रेड हो जाता है और उसकी जगह दूसरा आ जाता है। तो उसके काफी सारे जो है दे हैव टर्नओवर। दिस मींस दैट दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज्ड इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। तो मतलब सीधी सी बात ये है कि ये डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब ये कोई और बायोमोलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, एंड ऑल्सो मेड फ्रॉम सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, या तो वो कुछ और बायोमोलिक्यूल से बन रहे होंगे, जैसे कि सपोज करते हैं, मैं बात करती हूँ अबाउट ग्लूकोज। किसकी बात करते हैं? ग्लूकोज की बात करते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज की मैं बात करती हूँ। तो ये एक बायोमोलिक्यूल हमने लिया, अगर ये आगे जाके चेंज हो रहा है, सपोज करते हैं ये बन रहा है, तो इसका टर्नओवर यहाँ पर आ गया है, इट इज गेटिंग चेंज्ड इनटू स्टार्च। मतलब ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल था ये एज इट इज नहीं रहेगा फॉर लॉन्ग टाइम। इसका कहीं ना कहीं ऐसा स्टेट आएगा जहां पर वो चेंज होना ही पड़ेगा उसको, और वो प्रोसेस से या तो वो कुछ बन जाएगा या तो वो टूट जाएगा। तो यहाँ पे इनका टर्नओवर होता रहता है। दिस ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज थ्रू केमिकल रिएक्शन। समझ में आया? तो यहाँ पर या तो ब्रेक होगा या तो फिर दे विल बी मेकिंग सम अदर मॉलिक्यूल्स, या तो वो ब्रेक डाउन होंगे, वहां पर भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनेंगे, लेकिन दे विल बी मेकिंग अप, मतलब वो बहुत सारे मिलकर जो है एक अलग कंपाउंड बना सकते हैं। मेकिंग थ्रू ठीक है केमिकल रिएक्शंस कॉन्स्टेंटली अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स टुगेदर, ऑल दीज केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया, इस बायोमोलिक्यूल को हम नाम देते हैं बायोमोलिक्यूल ए। वैसे ही हम एक और एक एग्जाम्पल लेते हैं ऑफ स्टार्च ओनली, और इसका हम जो है ब्रेक डाउन कराते हैं तो वी गेट व्हाट? अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज भी मिलेगा, ठीक है, और बीटा डी ग्लूकोज भी मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, सॉरी, अल्फा डी ग्लूकोज से वो बना हुआ होता है। यहाँ पर क्या मिलेगा बेसिकली? यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? डिग्रेडेशन हो रहा है। मतलब ये जो बायोमोलिक्यूल बी था, ये जो बायोमोलिक्यूल बी है, यहाँ पर बायोमोलिक्यूल एक्स समझो या तो वाई समझो, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। तो स्टार्च जो है कहीं ना कहीं टूट रहा है, तो वहां पर उसका ब्रेक डाउन हो रहा है। ब्रेक डाउन हो रहा है, इसीलिए हम इसे क्या नाम देंगे? वी विल नेम इट एज कैटाबॉलिज्म। ठीक है, और यहाँ पर हम उसे क्या नाम देंगे? एनाबॉलिज्म।
समझ आया है यहाँ तक? ईच ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस रिजल्ट्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। कहीं ना कहीं चीज में वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, या तो अपने कुछ पार्ट्स निकाल के मतलब ब्रेक डाउन करके, या तो फिर उसके अंदर कुछ नए पार्ट्स जोड़ के मतलब कैटाबॉलिज्म करके, एनाबॉलिज्म करके। अ फ्यू एग्जांपल्स फॉर सच मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशंस आर, मतलब मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशंस कुछ जो है बायोमोलिक्यूल्स या फिर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हो रहे हैं, बेसिकली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। उनके अंदर या तो कोई नई चीज ऐड हो रही है, या तो वो खुद ब्रेक डाउन होकर निकल रहे हैं। सो CO2, रिमूवल ऑफ CO2, CO2 हम निकाल रहे हैं किसमें से? अमाइनो एसिड में से, मेकिंग एन अमाइनो एसिड इनटू अमाइन। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो ये क्या है, दिस इज यहाँ पर एक R ग्रुप है, यहाँ पर H ग्रुप है, यहाँ पर COH ग्रुप है। COH ग्रुप है तो इधर पे O इस तरीके से लगा होगा डबल बॉन्डेड, और एक जगह OH प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। जब तक कि यहाँ पर है ना ये ग्रुप प्रेजेंट है, तब तक हम इसे क्या कहेंगे कि भाई दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। लेकिन जैसे ही इसके अंदर से ये CO2 निकल गया, मतलब इसने अपना ये पार्ट निकाल दिया, ठीक है, इसने क्या कर दिया? इसने अपना एक पार्ट पूरा यहां पर से रिमूव कर दिया। तो ये जो C है, ये कार्बन जो है डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर लेगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है भाई? ये स्ट्रक्चर है अमाइन का। अमाइंस यही तो होते हैं, RNH2, यही तो स्ट्रक्चर होता है अमाइंस का। तो वहां से जो है फंक्शनल ग्रुप निकल गया, दैट इज द कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। अब वहां पर सिर्फ अमाइन ग्रुप बचा, इसीलिए नाउ इट विल गेट कन्वर्टेड फ्रॉम अमाइनो एसिड टू अमाइन ओनली। रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप इन अ न्यूक्लियोटाइड बेस, मतलब जो अमाइनो ग्रुप होता है, अमाइनो ग्रुप होता है न्यूक्लियोटाइड के अंदर, हमने देखा था, वहां पर से अमाइनो ग्रुप निकाल दोगे तो कुछ अलग मॉलिक्यूल बन के मिल जाएगा। या तो फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ना, उसके अंदर का हाइड्रोलिसिस कर दो। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मैंने बोला हाइड्रोलिसिस कर देना है। हाइड्रोलिसिस कर देना है मतलब कि सपोज करो यहां पर दो मॉलिक्यूल है अल्फा डी ग्लूकोज के, यहाँ पर दोनों बॉन्डेड है। याद करो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो था वो कैसा बॉन्ड था? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है या तो O ग्लाइकोसिडिक हो या फिर N ग्लाइकोसिडिक हो। O ग्लाइकोसिडिक इज सीन इन कार्बोहाइड्रेट्स, दो शुगर के बीच में होता है, दैट इज कॉल्ड एज O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, शुगर के बीच में मिलता है। और जो N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है ये मिलता है इन अ शुगर है ना न्यूक्लियोटाइड बेस। तो शुगर और न्यूक्लियोटाइड बेस के बीच में जो मिलता है, नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो मिलता है उसी को हम न्यूक्लियोटाइड बेस कहते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में जो मिलता है दैट इज N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पर हम O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं, जो कि शुगर के बीच में मिलता है। और वो बॉन्ड कैसे बनता है? एक जगह से कौन सा ग्रुप निकल रहा होता है? OH ग्रुप, और एक जगह से क्या निकल रहा होता है? H ग्रुप निकल रहा होता है। ये जब निकल गया मतलब क्या हुआ? इसके अंदर डिहाइड्रेशन हो गया। क्यों डिहाइड्रेशन हो गया? बिकॉज यहाँ पर देखो H2O निकल रहा है, मतलब क्या निकल रहा है? वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। मतलब हमने क्या कर दिया? दो शुगर कंपाउंड को जोड़ने के लिए, मोनोमर्स को जोड़ने के लिए उसके अंदर से वाटर निकाल दिया। मतलब अगर हम वापस इसको वाटर मॉलिक्यूल दे देंगे तो एक जगह OH जाएगा और दूसरी जगह H जाएगा, वो वापस से सेपरेट हो जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? वाटर देख के इन कंपाउंड को तोड़ रहे हैं। ये जो कंपाउंड बन गया इसको हम कैसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं? बाय गिविंग वाटर H2O देकर। समझ में आया? तो हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? वाटर देके, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन करना, तो वाटर देके हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं। दैट इज व्हाई यहां पर क्या कर दिया हमने? हाइड्रोलिसिस ऑफ अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड डाइसैकराइड। वी कैन लिस्ट टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ सच एग्जांपल्स। मेजॉरिटी ऑफ दीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस डू नॉट अकर इन आइसोलेशन बट आर ऑलवेज लिंक्ड टू सम अदर रिएक्शंस। मतलब सपोज करो जैसे कि यहां पर क्या पोज करते हैं, एटीपी का यहां पर जो है प्रोसेस चालू है फ्रॉम ग्लूकोज से क्या बना रहे हैं? हम एटीपी बना रहे हैं। उसके बीच में अगर कोई स्ट्रक्चर बन जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल पायरुवेट बन जाता है, तो पायरुवेट जो है वो कोई दूसरे थर्ड सेकंड प्रोसेस के अंदर चला जाएगा। समझ में आया कि यहाँ पर एक चीज बन गई थी पायरुवेट। ये पायरुवेट दो जगह जा सकता है, या तो फिर वो एटीपी बनाने आगे जाएगा, या तो फिर वो कोई और स्ट्रक्चर में आगे, कोई और प्रोसेस में आगे जाएगा। तो इस तरीके से जिस टाइम पर जो मॉलिक्यूल का रिक्वायरमेंट होता है वो उस जगह से कट होकर आगे प्रोसेस नहीं करते हुए इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन और वो कुछ और बना देगा। तो मतलब कि इस तरीके से आप नहीं समझ सकते हो कि ये जो ग्लूकोज है ये चल रहा है, ये स्टार्ट हुआ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी तो वो एटीपी बनता रहेगा। नहीं, इट विल कंटिन्यू टू मतलब वो एक जगह पे आएगा और वहां पर अगर द बॉडी रिक्वायर्स दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, तो वो कंपाउंड जो है उसी को आगे फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा। मतलब ग्लूकोज से डायरेक्ट एटीपी बनेगा और इसके रास्ते में कोई नहीं आ सकता, ऐसे नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है? ग्लूकोज से एटीपी बनने के फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में जो प्रोडक्ट बना, अगर बॉडी को वो रिक्वायर्ड है तो बॉडी उसे ले लेगी। इट विल टेक अप दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। ठीक है, तो मतलब एक अगर प्रोसेस चल रहा है ए पर, वो खड़ा है, उसे बी तक जाना है तो वो बी तक जाएगा और इसी तरीके से चल, नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो इट इज लाइक अ ट्रैफिक हो, मतलब एक तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे प्रोसेसेस एक साथ हो रहे हैं।
एक साथ हो रहे, दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि ए टाइम पर सिर्फ यही प्रोसेस हो सकता है, नहीं, सारे प्रोसेस एज पर द रिक्वायरमेंट एक साथ होते रहते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता। क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं से ये बैलेंस हो जाते हैं। कहीं पर अगर मॉलिक्यूल कम है तो वहां पर नया प्रोडक्शन उसका चालू हो जाता है, कहीं पर ज्यादा प्रोडक्शन चालू हो जाता है, कहीं पर मॉलिक्यूल्स बढ़ गए हैं तो प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है। इट इज नॉट समथिंग के एक स्ट्रिक्टली ये चालू हुआ है तो स्ट्रिक्टली चलता रहेगा, नहीं, उनका रेगुलेशन बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। इसीलिए हमारी बॉडी में क्या बताया गया है कि मेजॉरिटी ऑफ दीज डज नॉट अकर इन द आइसोलेशन। आइसोलेशन में मतलब एक अकेला नहीं होता, दे आर लिंक्ड टू सम अदर रिएक्शंस। इन अदर वर्ड्स मेटाबोलाइट्स आर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर इन अ सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शंस कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवेज। मतलब लिंक्ड रिएक्शन की बोला है कि सपोज करते हैं यहां पर एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, वो बना रहा है बी फॉर मेकिंग सी, लेकिन हो सकता है कि बी जो है ये डी में कन्वर्ट होना चाहता हो, तो यहां पर एक प्रोसेस बन रहा है XYZ। एक्स कंपाउंड जो है वाई में कन्वर्ट हो रहा है। तो सपोज करते हैं ये जस्ट नाउ स्टार्ट हुआ था ए से बी से फिर सी बनने में, ए से उसको बनना था सी, लेकिन ये बी को जो है बॉडी ने टेक कर ली इन फॉर्म ऑफ डी। तो क्या होगा यहां पर, अब यहां पर एक एक्स है, ठीक है, ये एक्स कोई कंपाउंड है, वो वाई में कन्वर्ट होगा एंड देन अगेन वो बी में कन्वर्ट होगा, तो ये अब जो है कन्वर्ट होगा इनटू सी। तो इस तरीके से जो है बॉडी को जिस टाइम पे जो रिक्वायर्ड होता है वो तुरंत अवेलेबल हो जाता है। जैसे डी बनने के लिए यहां से स्टार्ट हो गया बनना, लेकिन यहां पर हमें बी भी रिक्वायर्ड था तो एक्स से वो बनना स्टार्ट हो गया। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन चलते रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है, सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन। यहाँ पे हमने देखा बी किस तरीके से डी के साथ लिंक था, जबकि वो एक प्रोसेस अपना कर रहा था फिर भी, और एक्स वाई जो था वो अपने एक प्रोसेस में था लेकिन बी के साथ में वो लिंक्ड था। सो क्या होता है, ये लिंक्ड रिएक्शंस होता है व्हिच आर कॉल्ड एज व्हाट, मेटाबॉलिक पाथवेज। दीज मेटाबॉलिक पाथवेज आर सिमिलर टू द ऑटोमोबाइल ट्रैफिक इन अ सिटी। मतलब ऑटोमोबाइल ट्रैफिक में क्या होता है, दीज पाथवेज आर आइदर लीनियर और सर्कुलर, मतलब कि या तो वो सीधे सीधे एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट पे खत्म होंगे, या तो फिर वो इसी तरीके से चलते रहेंगे और वही एक वापस पर्टिकुलर कंपाउंड बनेगा एंड वही, तो साइक्लिक जो है पाथवे भी देखा जाता है। दीज पाथवे आर लीनियर, दीज पाथवे क्रिस क्रॉस ईच अदर, दैट इज देयर आर ट्रैफिक जंक्शंस। बहुत सारे ट्रैफिक जंक्शंस हो जाते हैं कि बी जो है, बी पर्टिकुलर कंपाउंड जो है वो या तो सी बना सकता है, तो डी बना सकता है, या तो एफ बना सकता है, या तो जी बना सकता है, कुछ भी। सो फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे हैज अ डेफिनेट रेट एंड डायरेक्शन लाइक ऑटोमोबाइल ट्रैफिक। मतलब ऑटोमोबाइल ट्रैफिक क्या बोल रहा है, बेसिकली जो हम व्हीकल ट्रैफिक देखते हैं वहां पर भी कुछ ना कुछ रेगुलेटरी पॉइंट्स होते हैं, वहां पर पुलिसमैन की तरह से रेगुलेट करने के लिए खड़े होते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में ऑल दो बहुत सारे रिएक्शंस एक टाइम पे हो रहे हैं और एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं, लेकिन उनका फिक्स रेट और फिक्स डायरेक्शन होने की वजह से क्या होता है, उनका रेगुलेशन मैनेजमेंट अच्छी तरीके से हो जाता है। सो इट इज सेइंग मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है, दीज पाथवेज क्रिस क्रॉस ईच अदर एंड देयर आर ट्रैफिक जंक्शंस। मतलब एक पर्टिकुलर यहाँ पर कंपाउंड बन रहा है, बी कंपाउंड बना है, ये सी बना, और यहाँ पर से ए से बी बन रहा है और यहाँ पर सी बन रहा है। तो यहाँ पर सपोज करते हैं डी बन रहा है, यहाँ पर सी बन रहा है, तो बी जो है वो डी भी बना सकता है, सी भी बना सकता है, तो ये ट्रैफिक जंक्शन हो गया एक तरीके का। सो व्हाट इट इज सेइंग, फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स थ्रू द मेटाबॉलिक पाथवे हैज अ डेफिनेट रेट एंड डायरेक्शन। डेफिनेट उसका एक रेट होता है और डेफिनेट डायरेक्शन होता है। दिस मेटाबॉलिक फ्लो इज कॉल्ड द डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसे हम क्या कहते हैं, डायनामिक स्टेट कहते हैं। क्यों हम डायनामिक स्टेट कह रहे हैं, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बताया कि देखो यार, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट था, उसको हमने दूसरी पार्ट में कन्वर्ट किया, तीसरे पार्ट में कन्वर्ट किया, चौथे पार्ट में कन्वर्ट किया, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये जो सबस्ट्रेट हमें मिला है, दिस सबस्ट्रेट बी, ये खुद एक दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकता है, थर्ड कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकता है, फोर्थ कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर एक तरीके का मैस क्रिएट हो सकता था, लेकिन यहाँ का रेगुलेशन इतना अच्छा है कि हमारी बॉडी ऑल दो इट इज वर्किंग कंटिन्यूअसली, उसके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं, फिर भी वहां पर किसी भी तरीके का मैस क्रिएट नहीं होता है। और इसीलिए हमारी बॉडी जो है इट इज अ लिविंग सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर कंटिन्यूअस रिएक्शंस हो रहे हैं। सो ब्यूटीफुल। तो यहां पर क्या हो गया, डायनामिक स्टेट की बोला, डायनामिक मतलब कंटिन्यूअसली मूविंग स्टेट। मूविंग क्या है, एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट क्या है कि कंटिन्यूअसली रिएक्शंस चालू है, कोई रिएक्शन बंद नहीं हुआ है। ऑक्सीजन एक्सचेंज और CO2 गिविंग आउट, ये सारा प्रोसेस जो है, ये सारे रिएक्शंस जो है, ट्रांसपोर्ट के रिएक्शंस, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर्स आ रहे हैं, रिसेप्टर्स अपने काम कर रहे हैं, मसल सेल्स अपने काम कर रहे हैं, तो ये सबका काम अपनी अपनी जगह पर चालू होता है। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट दिस इंटरलिंक मेटाबॉलिक ट्रैफिक इज वेरी स्मूथ एंड विदाउट अ सिंगल रिपोर्टेड मिसहैप। मतलब कि कोई पर्टिकुलर कंपाउंड एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए निकला है तो वहीं पर जाता है और कोई दूसरा तीसरा काम नहीं करता है। ठीक है, समझ आया? मतलब कि वो कुछ ऐसा काम वो एक पर्टिकुलर एरिया में, मतलब सपोज करते हैं कि हमारे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एक एग्जांपल ले लो, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है,
न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ऐसे नहीं कि वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके सारा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। लार्ज इंटेस्टाइन में पेरिस्टल्सिस स्टार्ट हो जाएगा, देन उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कैसे एब्जॉर्ब कर पाओगे। और लार्ज इंटेस्टाइन की जो सेल्स होती है वो वाटर टेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन जो होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में ज्यादा पाया जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन अपने काम जगह पर करती है, लार्ज इंटेस्टाइन काम अपनी जगह पर करती है। इनका जो है कहीं पर भी मिसहैप नहीं देखा जाता। सो फॉर हेल्दी कंडीशंस, अनदर फीचर ऑफ दीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस इज दैट एवरी केमिकल रिएक्शन इज कैटालाइज्ड रिएक्शन। ह्यूमन बॉडी में, इन अ लिविंग बॉडी, हर एक रिएक्शन एक कैटालाइज्ड रिएक्शन होता है। कैटालाइज्ड मतलब उनका हर एक रिएक्शन जो होता है वो कैटालिसिस पे डिपेंडेंट होता है। कैटालिसिस क्या होते हैं ये समझो। कैटालिसिस आर नथिंग बट एंजाइम्स। जिस तरीके से बाहर की दुनिया में हम बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं केमिकल के, तब वी रिक्वायर कैटालिस्ट। तो इंसानों की बॉडी में ऊपर वाले ने दिया है एंजाइम्स। समझ आया? ये एंजाइम्स क्या होते हैं? दीज आर नथिंग बट प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स वाले एंजाइम्स होते हैं। एक होते हैं आरएनए। आरएनएज होते हैं विच आर एक्टिंग लाइक एंजाइम्स। बहुत सारे ऐसे आरएनएज होते हैं। आरएनए क्या होता है? इट इज नॉट दो हेलिक्स, डबल हेलिक्स नहीं होता है, सिंगल हेलिक्स होता है। तो ये इस तरीके का आरएनए प्रेजेंट है। तो ये आरएनए जो है इट इज एक्टिंग लाइक एन एंजाइम एंड दैट इज व्हाई वी कॉल्ड आरएनए विच एक्ट लाइक एन एंजाइम आर कॉल्ड एज व्हाट? राइबोजाइम्स। क्या कहते हैं उसे? राइबोजाइम्स कहते हैं। समझ आया? सो फॉर हेल्दी कंडीशन, अनदर फीचर ऑफ दीज केमिकल इज दैट एवरी केमिकल रिएक्शन इज कैटालाइज्ड रिएक्शन। देयर इज नो अनकैटालाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन इन लिविंग सिस्टम। किसी भी प्रोसेस को कैटालाइज करने के लिए या फिर प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए कैटालिसिस होता ही है। इवन CO2 डिसॉल्विंग इन वाटर, अ फिजिकल प्रोसेस, ये खुद एक फिजिकल प्रोसेस है। इट इज कैटालाइज्ड रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम। मतलब हमारी बॉडी को हर एक छोटे से छोटे काम के लिए भी CO2 का डिसॉल्व करने के लिए भी एक कैटालिसिस का जरूरत होता है, एक कैटलिस्ट का जरूरत होता है। और वही वाटर के अंदर से, टिश्यू के अंदर से CO2 निकालने के लिए और उसको बाहर देने के लिए और वापस ऑक्सीजन अंदर लेने के लिए, हर काम जो होता है कैटालिसिस पे डिपेंड करता है। द कैटलिस्ट व्हिच हैजन द रेट ऑफ अ गिवन मेटाबॉलिकल कन्वर्जन आर आल्सो प्रोटीन्स। तो ऐसे भी कैटलिस्ट होते हैं जो फास्टन अप करते हैं, जो कि कैटलिस्ट का काम होता है। तो वो क्या होते हैं? दीज आर नथिंग बट दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स इन केस ऑफ ह्यूमन बॉडी। समझ आया? दीज प्रोटीन्स विद कैटालिटिक पावर आर नेम्ड एज एंजाइम्स। तो एंजाइम्स की आप लोगों को बेसिकली डेफिनेशन समझ आई। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है, व्हाई इट इज एक्टिंग लाइक अ बेसिस फॉर लिविंग। मतलब जो लिविंग कंडीशन है वो मेटाबॉलिज्म पर किस तरीके से डिपेंडेंट है, इसे हम इस लेक्चर अभी इस पैराग्राफ पे समझेंगे। मेटाबॉलिक पाथवेज कैन लीड टू अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। यही मैंने बताया अभी। मेटाबॉलिक पाथवेज में दो पाथवेज बताए मैंने। या तो क्या हो सकता है, या तो वहां पर एनाबॉलिज्म होगा, या तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा? कैटाबॉलिज्म हो जाएगा। ठीक है, एनाबॉलिज्म में हम नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, मतलब कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहा है फ्रॉम अ सिंपलर स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, अब ये जो एग्जांपल दिया, दीज एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मार्क करना है और उसको आपको रिवाइज करना है कौन से एग्जांपल्स दिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड बिकम्स कोलेस्ट्रॉल। एसिटिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो गया? कोलेस्ट्रॉल। हमें पता है व्हाट इज एसिटिक एसिड? CH3COH। कोलेस्ट्रॉल का आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है और एनसीईआरटी, बट आप उसको नहीं भी करोगे, अगर ऊपर से थोड़ा स्ट्रक्चर देख लोगे बस उतना काफी है। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं आएगा। जो आपको मेन स्ट्रक्चर दिया है कोलेस्ट्रॉल का इन दिस फर्स्ट फ्यू पेजेस में, थर्ड पेज पे दिया है, उतना भी अगर आपने कर लिया, ठीक है, थोड़ा भी अगर आपने कर लिया, दैट इज इट, उतना ही करना है। देखो यहां पर स्ट्रक्चर बताया है ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इसमें देखो क्या बताया है कि पहले तो आपको सबसे पहली चीज याद रखना है कि 4 रिंग है जो कि कंप्लीट रिंग है। उसके अलावा यहाँ पर OH ग्रुप लगा है, इतना याद रखो। और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है नहीं, बिकॉज यहाँ पर बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतनी चीज याद रखनी है। और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड के फॉर्म में चीज प्रेजेंट होती है, इतना आप लोग याद रखो। दैट इज इट, और कुछ भी इसके अंदर आप लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई चीज? तो जो क्या था अपना लिपिड्स फैटी एसिड्स किससे बनते हैं? दीज आर लॉन्ग चेन्स ऑफ एसिटिक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। ये तो एसिटिक एसिड बन गया। यहाँ पर अगर हम CH2 कर दे और यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप जोड़ दे, CH3 के सपोज करते हैं हमने जोड़ दिए 15 ग्रुप्स, तो इन टोटल ये कितने ग्रुप्स, कितने कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट है, कितने कार्बन प्रेजेंट है? तो ऑफकोर्स इसके अंदर जो है 16 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो लॉन्ग चेन है वो कितने कार्बन की हो गई? 16 कार्बन की हो गई। यहाँ पर दिया है ना पाल्मिटिक एसिड के बारे में। पाल्मिटिक एसिड में क्या दिया होता है? पाल्मिटिक एसिड जो होता है बेसिकली इट इज द 1 to 19 कार्बन। पाल्मिटिक एसिड के अंदर 16 कार्बन होते हैं, इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन। मतलब अगर आप कार्बोक्सिल कार्बन हटा दोगे तो 15 कार्बन आपके पास में होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर इसको 14 कर दूं, ठीक है, इसको अगर मैं 14 कर दूं, ठीक है, तो ये आप लोग का एक पार्ट हो जाता है। और दूसरा
दूसरा कौन सा पार्ट है इसमें, दैट इज योर इधर, एक तो ये 14 और ये हो गया CH2, ये दोनों मिला के हो जाते हैं 15। इन टोटल बोला है 16 कार्बन का इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल। तो अगर आप कार्बोक्सिल को हटा दो, उसको याद करने का मैंने तरीका बताया था, पैल्मेटिक एसिड, पाम लाइक स्ट्रक्चर, पाम बताया है, पाम में आपकी कितनी फिंगर्स होती है, 5, तो C15 याद रखो। लेकिन ये किस कंडीशन में है, जब हम एक्सक्लूड कर रहे हैं COH ग्रुप को तभी। लेकिन आपको जो एनसीईआरटी में बताया वो COH ग्रुप मिला के बताया हुआ है, ठीक है। तो ये एसिडिक एसिड जो है इट बिकम्स कोलेस्ट्रॉल, ये लॉन्ग चेन बना देता है कार्बन की, हमने देखा अभी ऊपर। तो और लीड टू अ सिंपलर स्ट्रक्चर फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इसका एग्जांपल क्या बताया है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज बिकम्स लैक्टिक एसिड इन अ स्केलेटल मसल। तो ग्लूकोज जो होता है इसके मल्टीपल पाथवेज होते हैं जो आप पढ़ोगे इन रेस्पिरेशन चैप्टर, ठीक है, रेस्पिरेशन आप उससे पढ़ोगे। तो वहां पर आप देखोगे ग्लूकोज से बहुत सारी चीजें बन सकती है, लिपिड्स के फॉर्म में क्या बन सकता है, अमाइनो एसिड के फॉर्म में क्या बन सकता है, और मतलब जो प्रोटीन से हमें मिलते हैं, और फिर जो है कार्बोहाइड्रेट से कैसे बन सकता है। तो उसके अंदर से एटीपी कैसे निकलता है, तो वो लैक्टिक एसिड में डाला जाता है व्हेन वी आर वी आर डूइंग अनएरोबिक एक्सरसाइज। अनएरोबिक मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हम कंटिन्यूसली एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब हमें ऑक्सीजन मिलता है फ्रॉम लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड जो हमारा जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो हमारे लैक्टिक एसिड जो होता है इट इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो ये जो लैक्टिक एसिड बना है दिस इज इन केस ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन, हमने वहां पर पढ़ा है। द फॉर्मर केसेस आर कॉल्ड बायोसिंथेटिक। फॉर्मर मतलब पहले वाला जो एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल है, बायोसिंथेटिक पाथवे का एग्जांपल है, क्लियर है। और एनाबॉलिक पाथवेज, बायोसिंथेटिक बोला, बायोसिंथेटिक नाम कहां से आया, बायो मतलब लिविंग, सिंथेटिक मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का सिंथेसिस करना। सिंथेटिक ये वर्ड कहां से आया है, सिंथेसिस से आया। सिंथेसिस मतलब क्या होता है, टू मेक, टू प्रोड्यूस या फिर टू क्रिएट, इस तरीके से आप कह सकते हो। सो द लेटर कॉन्स्टिट्यूट डिग्रेडेशन, लेटर मतलब आगे वाला, इट कॉन्स्टिट्यूट डिग्रेडेशन हो रहा है एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिक पाथवेज। दोनों का मीनिंग आपको समझ में आया, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। दूसरा, एनाबॉलिक पाथवेज एज एक्सपेक्टेड कंज्यूम एनर्जी। जो एनाबॉलिक पाथवेज होते हैं वो एनर्जी कंज्यूम करते हैं। कि भाई क्यों कंज्यूम करते हैं, क्योंकि इन्हें बीच में बॉन्ड्स बनाने हैं, स्टैब्लिश करना है, बॉन्ड स्टैब्लिश करना है। जब बॉन्ड स्टैब्लिश करना है तो हमें उन्हें एनर्जी देना पड़ेगा ताकि उनके बीच में बॉन्ड स्टैब्लिश हो। जब हम बॉन्ड तोड़ते हैं तो एनर्जी रिमूव होती है, एनर्जी वैपोरेट होती है। तो इसीलिए जो बॉन्ड, हम जब भी बॉन्ड को तोड़ते हैं ना, ब्रेकिंग जितने भी बॉन्ड्स होते हैं ये सारे एक्सोथर्मिक होते हैं। ये हमने देखा होगा इन केमिस्ट्री। ये क्यों एक्सोथर्मिक बोला है, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। समझ में आया। तो ये एनर्जी रिलीज करने वाले रिएक्शंस होते हैं, हेंस दे आर एनर्जी रिलीज करते, तो मतलब वो किससे रिलेटेड हो गया, बॉन्ड ब्रेकिंग से रिलेटेड हो गया। और जब भी हमें बॉन्ड बनाना होता है तब क्या होता है, बेसिकली वहां पर हमें एनर्जी खुद प्रोवाइड करनी पड़ती है। असेंबली ऑफ अ प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। अब बताओ ये कैसा प्रोसेस है। फर्स्टली इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस, क्योंकि हम प्रोटीन बना रहे हैं विच इज अ मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम अ माइक्रोमोलिक्यूल विच इज अमाइनो एसिड। तो वहां पर हम बिल्ड कर रहे हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। इट रिक्वायर्स एनर्जी इनपुट, क्यों, क्योंकि हमें वहां पर कुछ चीज बिल्ड करनी है। ऑन द अदर हैंड कैटाबॉलिक पाथवेज लीड टू द रिलीज ऑफ एनर्जी। कैटाबॉलिक मतलब जहां पर भी आपको चीजें तोड़नी है वहां पर आपको खुद एनर्जी मिल जाएगी, वहां पर आपको देनी नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ग्लूकोज इज डिग्रेडेड टू लैक्टिक एसिड इन अ स्केलेटल मसल, एनर्जी लिबरेट होती है। तो आपको समझ में आया एनर्जी कैसे लिबरेट हो रही है व्हाइल यू आर डूइंग एनारोबिक एक्सरसाइज, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तब हमें जो है एनर्जी कहां से मिलती है, ग्लूकोज से, इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। दिस मेटाबॉलिक पाथवे फ्रॉम ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड व्हिच अकर्स इन 10 मेटाबॉलिक स्टेप्स आर कॉल्ड एज व्हाट, ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है काफी सारे स्टेप्स में होता है, और जब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है वो कितने स्टेप का प्रोसेस होता है, 10 स्टेप्स का प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस, क्लियर है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव लर्न टू ट्रैप दिस एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग डिग्रेडेशन एंड स्टोर इट इन फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। मतलब कि अगर सपोज करते हैं यहां पर हमने जो है बॉन्ड को तोड़ा है, यहां पर स्टैब्लिश करने की जगह हमने इस बॉन्ड को क्या कर दिया, तोड़ दिया। ये पूरा बॉन्ड बना था, इस बॉन्ड को तोड़ दिया। यहां से कुछ एनर्जी क्या हुई, इवेपोरेट हुई या रिलीज हुई। यहां पर जो एनर्जी रिलीज हुई है ना, ये एनर्जी को हम क्या कर देते हैं पैक। यहां पर हमने उसको पैक कर दिया है, ये पैकिंग हम करते हैं और इस फिर कंटेनर को हम ओपन करते हैं जब भी हमारी बॉडी को रिक्वायर होता है एनर्जी। तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी आपको एनर्जी रिक्वायर होती है। और दूसरा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तब भी एनर्जी मिल जाती है बाय डूइंग व्हाट, एरोबिक रेस्पिरेशन। और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, अनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो वहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, हमारी बॉडी को जब भी एटीपी रिक्वायर्ड है, एटीपी इज व्हाट, एनर्जी एटीपी जो होता है बेसिकली इसका ब्रेकडाउन जब भी हो रहा है, तो जो आपको पता है एटीपी, एडिनोसिन का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, ठीक है, एडिनोसिन का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। अब यहां पर जो है ना फॉस्फेट ग्रुप लगते हैं, तो फॉस्फेट ग्रुप, यहां पर एक फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया हमने PO4 3-, यहां पर फिर एक फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया, यहां पर फिर एक फॉस्फेट ग्रुप लगा, ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये P सेकेंड और ये P थर्ड, तो 3 फॉस्फेट ग्रुप्स है। अब ये क्या हो गया तुम्हारा एटीपी, ये जब कन्वर्ट हो रहा है इनटू ADP, तब ये जो पूरा स्ट्रक्चर था ना 3 जन का, P1
ये एडिनोसिन का स्ट्रक्चर है P2, ये P2 हो गया और ये P3, ये जो P3 है इनके बीच में का बॉन्ड टूटा, ये फॉस्फेट हो गया अलग और यहाँ पर 2 फॉस्फेट बचा, तो अभी इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। समझ आया? तो यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पर जो है बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ भी बॉन्ड बन रहे हैं। अब यहाँ पर जो है जब बॉन्ड टूट रहे हैं, एज आई सेड, जब भी बॉन्ड टूटते हैं वहां पर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो एटीपी को हम ब्रेक डाउन करके क्या करते हैं, एनर्जी बॉडी को देते हैं, बिकॉज वहां पर उस पर्टिकुलर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। सो एनर्जी क्या होती है, ट्रैप्ड, दिस एनर्जी हम इसको ट्रैप करके रखें इन फॉर्म ऑफ एटीपी, और ये लिबरेट कब होती है, ड्यूरिंग डिग्रेडेशन, एंड वी स्टोर इट इन फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। जब भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिक्वायर्ड होती है एनर्जी, वो उसे क्या करते हैं, अपने बने हुए एनर्जी में से उसको ब्रेक डाउन करते हैं और वी गेट द एनर्जी। As and when needed, this bond energy is utilized for biosynthetic, osmotic और मैकेनिकल वर्क। हम किसी भी तरीके का चल फिर के काम कर रहे हैं, अपनी बॉडी से फिजिकल मेहनत कर रहे हैं, या तो बायोसिंथेटिक, हमारी बॉडी को किसी चीज को हील करने में, जैसे वुंड हीलिंग हो गया, या फिर कोई भी पर्टिकुलर ट्रॉमा से, इंजरी से आप हील कर रहे हो अपने आप को, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर वहां पर रिएक्शंस हो रहे हैं और उस रिएक्शंस के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो वो भी आपको मिल जाता है। ऑस्मोटिक रिलेशन मतलब ऑस्मोटिक ये वर्क मतलब क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है, तो इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना, उसको रेगुलेट करना, वो सब ऑस्मोसिस से रिलेटेड हो जाता है, दैट वी परफॉर्म। ये सारी चीजों के लिए एनर्जी हम यूज करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी इन लिविंग सिस्टम इज द बॉन्ड एनर्जी इन अ केमिकल कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बॉन्ड एनर्जी बोला है मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड्स बने हुए होते हैं वहां से एनर्जी लिबरेट होती है। हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिराइव देयर एनर्जी, कैसे डिराइव करते हैं, व्हाट स्ट्रेटजीज हैव दे इवॉल्व, एनर्जी कैसे डिराइव करते हैं, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का ब्रेकडाउन कैसे होता है, ये आपको पूछा है। और दूसरी चीज आपको ये पूछा है कि एनर्जी जो एटीपी के फॉर्म में हमारे पास में ट्रैप की हुई है वो बनी कैसे, तो उसके बारे में हम कहां पर बात करेंगे, इन रेस्पिरेशन चैप्टर, वहां पर हम ब्रेकडाउन करने का बात करेंगे, और एटीपी कैसे बना है वो भी हम वहां पर पिछले चैप्टर में जो दिया है वहां पर समझ लेंगे। सो हाउ डू दे स्टोर दिस एनर्जी एंड इन व्हाट फॉर्म, ये तो आंसर सिंपल है, ये एनर्जी को हम स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ एटीपी। अब यहाँ के जो फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं, वी हैव ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट बॉन्ड्स, अपने 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, इनके बीच में कितने बॉन्ड्स हो गए, 2 बॉन्ड्स हो गए, 3 फॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट है, पहले और दूसरे के बीच में एक बॉन्ड हो गया, दूसरा और तीसरे के बीच में एक बॉन्ड हो गया, और जो बॉन्ड बना वो शुगर और एडिनोसिन के बीच में बना। तो यहां पर क्या हुआ बेसिकली, इस पर्टिकुलर पार्ट में आप देखोगे तो फॉस्फेट्स के बीच में का जब बॉन्ड टूटता है तो हमें एनर्जी मिलती है। हाउ डू दे कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू वर्क, अब ये एनर्जी हम कैसे लेते हैं, तो बाकी के जो भी वर्क में हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, यहां से जो एनर्जी रिलीज हुआ है वो दूसरी जगह इस्तेमाल हो जाता है, उसका आपको नहीं दिया हुआ है। यू विल स्टडी एंड अंडरस्टैंड ऑल दिस अंडर सब डिसिप्लिन कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स मतलब ये एक पर्टिकुलर ब्रांच है जहां पर हम पूरा एनर्जी से रिलेटेड हमारी बॉडी कैसे एनर्जी को लेती है, ठीक है, उससे हम समझते हैं कि हमारी बॉडी कैसे उसको यूज कर रही है, उसको कैसे यूटिलाइज कर रही है, और अगर हमारे पास में एनर्जी नहीं है तो एनर्जी को किस तरीके से ट्रैप कर रही है, मतलब एटीपी कैसे बना रही है, वो भी बायो एनर्जेटिक्स का पार्ट है, विच इज यू विल बी लर्निंग अबाउट इट इन हायर क्लासेस। नेक्स्ट आ जाता है लिविंग स्टेट। अब ये जो लिविंग स्टेट वाला पार्ट है, हाँ ठीक है, हम यहां तक के कर लेंगे आज के लेक्चर में, और नेक्स्ट पार्ट आपका एंजाइम्स वाला पार्ट होगा, विल बी कवरिंग दैट इन फर्दर लेक्चर्स। शायद हो सकता है इसके बाद में और 2 पार्ट है, हो सकता है, बिकॉज बहुत आगे का ठीक है कंसेप्ट है जो मैं चाहती हूँ आप लोग अच्छे से समझो, तो मैं आपको या तो छोटे छोटे 2 वीडियोस दे दूंगी, दैट विल बी फाइन, एक लंबा वीडियो से बेहतर है। सो लिविंग स्टेट, ठीक है, अब लिविंग स्टेट जो है इसके अंदर क्या बताया है, सबसे पहला, एट दिस लेवल यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर अदरवाइज कॉल्ड एज मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स क्यों बोला है, बिकॉज दे अंडरगो मेटाबॉलिज्म, जो चीजें मेटाबॉलिज्म कर रही है उन्हें हम मेटाबोलाइट्स कहेंगे, ठीक है। तो जो चीजों के अंदर हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रहे हैं उन सबको हम मेटाबोलाइट्स कराएंगे। तो कितने ऐसे टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स हमारे पास में प्रेजेंट है जो कि क्या करते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट कॉन्सेंट्रेशंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच ऑफ देम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच ऑफ देम इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल जो भी हमारी बॉडी में, यूरिया है, वी हैव यूरिक एसिड, वी गेट क्रिएटिनिन, वी हैव मेनी मॉलिक्यूल्स, आरएनए, डीएनए, सेल्यूलोज हमारे अंदर नहीं मिलता, वी हैव सो मेनी मॉलिक्यूल्स ना, हमारे पास ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, हमारे पास में फैट्स मिलते हैं, हमारे पास प्रोटीन्स मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स मिलते हैं, एंजाइम्स मिलते हैं, ट्रांसपोर्ट चैनल्स है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स है, बहुत सारी चीज हमारे अंदर प्रेजेंट होती है जो कि यू नो कंटिन्यूसली उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब इन पर्टिकुलर चीजों का एक लिमिटेड एक एक रेंज में उनका कंसेंट्रेशन बताया गया है। लाइक फॉर एग्जांपल, अभी मैं जो एग्जांपल दे रही हूं इसको आप नोट डाउन करो, ये आपकी एनसीईआरटी में से है, दूसरे चैप्टर में से है, लेकिन अगर आपको आ जाएगा देन यू विल थिंक, वहां पे बैठ के पेपर के टाइम पे आप सोचोगे कि भाई यहाँ या इस बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में तो नहीं दिया था किसी भी कंसेंट्रेशन, अरे दिया है आपको दूसरे चैप्टर में, वहां पर जाके देखो आप। देखो सबसे पहले तो प्लेटलेट्स हमें पता है क्या होते हैं, प्लेटलेट्स आर नथिंग बट फ्रेगमेंट्स ऑफ मैक्रोसेल्स, जो बड़े सेल्स होते हैं बेसिकली उसके फ्रेगमेंट्स होते हैं, उसको हम प्लेटलेट्स कह देते हैं। अब ये जो प्लेटलेट्स होते हैं इनका आपको बताया है 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख होते हैं,
ठीक है, 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख होते हैं। दूसरा आपको बताया हुआ है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का आपको बताया 12 to 16 ग्राम्स। ये नॉर्मल रेंज बताइए सबकी, आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया है, ये कौन से चैप्टर में दिया बताती हूँ मैं। 12 से 16 ग्राम्स होता है पर ml, पर 100 ml, पर 100 ml, मतलब 100 ml ब्लड के अंदर इतना ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन मिलेगा। तीसरा आपको आरबीसी काउंट दिया हुआ है। आरबीसी काउंट आपका कितना दिया है, 5 to 5.5 मिलियन, इतने आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज पर mm³ ऑफ ब्लड, वॉल्यूम बताया है उसका। और आपको डब्ल्यूबीसी बताया है, डब्ल्यूबीसी कितना है, 6000 से 8000 बताया है पर mm³ वहां पर भी, ठीक है, तो ये याद रखो। और क्या बचा अभी, इतनी चीजें हैं, और भी चीजें हो सकती है, 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख, इतना सब बताया हुआ है, और दैट्स इट। अब यहाँ पर जो है ना ग्लूकोज का बताया है, ग्लूकोज किस फॉर्म में प्रेजेंट है, 4.2 मिलीमोल पर लीटर के फॉर्म में प्रेजेंट है। ये तो आप लोग नंबरिंग याद रखोगे, आगे का यूनिट भूल जाओगे, विच इज वेरी रॉन्ग, पूरा याद रखो, इसीलिए मैंने यहाँ पर भी पूरा पूरा बताया है, ठीक है। इसको इस तरीके से याद रखना है आपको, मिलीमोल पर लीटर ऑफ ब्लड में आपका इतना मिलीमोल मिलेगा। कुछ जगहों पर, मतलब यहाँ पर जो है ना, ये बेसिकली यहाँ पर ये मॉरल निकलता है कि प्लेटलेट्स जो है उनका नंबरिंग, उनका कॉन्सेंट्रेशन अलग है। आरबीसी का देखो कितना डिफरेंट है, यहाँ पर ये लैक्स में प्रेजेंट है, ये भाई साहब मिलियंस में प्रेजेंट है, क्योंकि इनका काम ज्यादा है। समझ रहे हैं, आरबीसी क्या है, दीज आर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर्स, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना हमारी बॉडी में, पूरी जगह सर्कुलेट कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है इनका नंबर ज्यादा है। डब्ल्यूबीसी की बात करो, देखो कितना कम नंबर दिया है। तो बेसिकली आप लोग को यहाँ पे ये समझना है कि हर एक का कॉन्सेंट्रेशन उनके काम के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है। कैल्शियम आपको इतना ज्यादा नहीं मिलेगा हमारी बॉडी में कि अपना जो वी हैव फास्फोरस, उतना ज्यादा नहीं मिलेगा हमारी बॉडी में। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कम कम मिल रही है हमारी बॉडी में, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा मिल रही है। क्यों ये डिफरेंट मिल रहा है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन फंक्शंस, ठीक है। सो बायोमोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट कंसंट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच ऑफ देम, मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच ऑफ देम मतलब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या आ जाता है, उनका कैसा काम है, उनका क्या रोल है, उनके क्या फंक्शंस है, उस हिसाब से। अब प्लेटलेट्स का उतना ज्यादा फंक्शन नहीं है, कुछ पर्टिकुलर डिजीज कंडीशंस में प्लेटलेट काउंट्स कम हो जाएंगे, कुछ कंडीशंस में इन्फेक्शन के और डब्ल्यूबीसीज जो है ये सब बढ़ जाएंगे, तो इन्फेक्शन के केस में ये बढ़ जाएंगे। इन दैट पर्टिकुलर टाइम वो डब्ल्यूबीसी बढ़ना इज नॉर्मल, तो वहां पर उसका काम है, इसलिए वो बढ़ जाते हैं। अब नॉर्मल स्टेट में जब व्हेन यू आर हेल्दी, डब्ल्यूबीसी कम ही होते हैं। तो हर एक की कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उनका कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड किया गया है। दैट इज वाई यहाँ पे बताया है दे आर प्रेजेंट एट concentrations characteristics of each of them. For example, blood concentration of glucose, blood concentration कितना बताया है कि in a normal healthy individual is इतना होता है, समझ आया। while that of कितना बताया, 4.2 से 6.1 बताया है, कितना बताया है, 4.2 से 6.1 मिलीमोल पर लीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। while that of hormones would be nanograms, तो हॉर्मोन्स होंगे हमारी बॉडी में एकदम कम होते हैं, ठीक है। हमारी ब्लड में, पर लीटर ब्लड में 4.2 से लेकर 6.1 तक के जो है इतना ग्लूकोज का रेंज मिल सकता है, समझ आया। इन फास्टिंग केस इससे भी कम मिलेगा। और दूसरी चीज, हार्मोन्स जो होते हैं ग्लूकोज को जितना काम नहीं करते, बिकॉज हार्मोन्स डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, हार्मोन्स अपना बॉडी का रेगुलेशन कर रहे होते हैं, हार्मोनल रेगुलेशन। तो हार्मोन्स क्या करते हैं, बेसिकली उनका काम इतना ज्यादा नहीं होता है, इंपॉर्टेंट होता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता, इसलिए उनका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, नैनोग्राम्स में दिया, नैनोग्राम्स मच मोर स्मॉलर देन मिलीमोल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम इज दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन अ स्टेडी स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ईच ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, मतलब कि हर एक जो मॉलिक्यूल है, हर एक जो बायोमॉलिक्यूल होता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ दीज दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन स्टेडी स्टेट व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ दीज बायोमॉलिक्यूल, मतलब कि हर एक बायोमॉलिक्यूल अपनी अपनी प्रेजेंट, अपने अपने कंसंट्रेशन में जब प्रेजेंट होता है तभी हमारी बॉडी स्टेडी स्टेट में काम कर रही होती है। स्टेडी स्टेट में मतलब बिना किसी रुकावट के, मतलब चलते चलते हम डगमगा नहीं रहे, चलते चलते हम डिहाइड्रेशन से गिर नहीं रहे हैं, वी आर नॉट फीलिंग अनकॉन्शियसनेस नहीं हो रहा हमें। वो सब क्यों हो रहा है, बिकॉज हमारी बॉडी का हर एक बायोमॉलिक्यूल, हर एक बायोसिंथेटिक पाथवे सब अच्छी तरीके से चल रहा है, हर एक बायोलॉजिकल पाथवे अच्छी तरीके से चल रहा है, इसलिए हमारी बॉडी जो है स्टेडी स्टेट में है। स्टेडी स्टेट मतलब मूविंग स्टेट, और थोड़ा कैसा वी कैन से एक जगह पे स्टेडीली मूव कर रही है, बिना किसी अटके या फिर बिना किसी फास्ट स्पीड के, बिना किसी कम स्पीड के स्टेडीली चल रही है। दीज बायोमॉलिक्यूल्स आर इन अ मेटाबॉलिक फ्लक्स, मतलब इसी तरीके से नहीं समझना है कि ये जो आरबीसी है 5.5 मिलियन, इतने आरबीसी आपके बचपन से लेके अब तक के प्रेजेंट है, मतलब प्रेजेंट है नहीं। ये आरबीसी बायोलॉजिकल फ्लक्स में होते हैं, मतलब दे कीप ऑन चेंजिंग। ये आरबीसी जो आपके इन्फेंट में थे वो अभी कब का टूट के उनका ब्रेकडाउन हो गया आरबीसी का, दे हैव गॉन
डिस्ट्रॉयड बाय योर बॉडी इटसेल्फ, क्योंकि इनका जो है 120 डेज में काम तमाम हो जाता है। ये क्या कर देते हैं, दे ब्रेक डाउन, इनका खुद का डिग्रेडेशन हो जाता है और नए आरबीसीज बनते हैं। तो मतलब आप ये समझ सकते हो हर 120 डेज में आपके बॉडी में न्यू आरबीसीज, न्यू ब्लड बनता है, न्यू आरबीसीज बनते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि दे आर इन अ मेटाबॉलिक फ्लक्स, वो एक मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर चलते रहते हैं और उनका एक फाइनल स्टेज आता है, देयर डेस्टिनेशन ऑफ वहां पर वो खत्म हो जाते हैं और फिर नया प्रोसेस वहां से नया वी कैन से प्रोडक्ट बन के आ रहा है। तो यहां से नए प्रोडक्ट्स आगे तरफ जा रहे हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट्स जो पहले के थे वो निकल जाते हैं। एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस मूव स्पॉन्टेनियसली टू इक्विलिब्रियम, जब वो स्पॉन्टेनियसली कोई भी चीज चल रही है, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम एक ग्लास के अंदर नॉर्मल वाटर लेंगे और एक ग्लास के अंदर अगर हम क्या लेंगे, सॉल्ट एंड वाटर लेंगे, सॉल्टी वाटर लेंगे, इन दोनों को जब आप मिला दोगे तो कुछ मिनी मिनट तक के, कुछ मिनट्स तक के या फिर कुछ सेकंड्स तक के क्या होगा, वो कुछ पार्ट में वाटर होगा, कुछ पार्ट में जो है सॉल्टी वाटर होगा, लेकिन कुछ ही 1-2 सेकंड में ही पूरा वाटर जो है सॉल्टी हो जाएगा। क्यों होगा, बिकॉज वहां पर अब वहां पर और कोई चेंजेस नहीं होगी, उसके अंदर सॉल्ट के कंसंट्रेशन में कुछ कम ज्यादा नहीं होगा, जितना भी कंसंट्रेशन चेंज होना था वाटर के ऐड होने पर हो गया, कंसंट्रेशन वो थोड़ा डाइल्यूट हो गया, लेकिन अब वो उसी स्टेडी स्टेट में है, उसके अंदर अब कोई और चेंजेस नहीं होंगे। तो नाउ वी से कि अब ये इक्विलिब्रियम पर आ गया है, बिकॉज अब यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता, इक्विलिब्रियम का मतलब समझो, इक्विलिब्रियम को आप कभी भी ये मत समझना कि एक ए प्रोसेस है वो बी में कन्वर्ट हो गया, ना, इक्विलिब्रियम इस तरीके से होता ही नहीं है। देन व्हाट इज इक्विलिब्रियम, ए प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबली बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, मतलब बी जो पर्टिकुलर कंपाउंड है वो ए में कन्वर्ट हो सकता है और हो रहा है। क्यों, मतलब ए जो पर्टिकुलर कंपाउंड था वो बी में कन्वर्ट हो रहा है और बी वाला जो कंपाउंड था वो ए में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ये दोनों ही कन्वर्जन्स, ध्यान से सुनो, ये दोनों ही कन्वर्जन्स इतने स्पॉन्टेनियसली हो रहे हैं, स्पॉन्टेनियसली हो रहे हैं, मतलब कि एक सेकंड के लिए भी इसका कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं हो रहा, इसका कंसंट्रेशन कम नहीं हो रहा है, एक सेकंड के लिए भी इसका कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रहा है, इसका कंसंट्रेशन कम नहीं हो रहा है, दोनों का कंसंट्रेशन जब इक्वल अमाउंट में है, जितने तेजी से बी बन रहा है उतनी ही तेजी से ए वापस बन के आ रहा है, तो मतलब वहां पर किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं देखा जा रहा है, देन वी से नाउ इक्विलिब्रियम हैज रीच्ड। इक्विलिब्रियम इसका मतलब ये नहीं होता कि रिएक्शन स्टॉप हो गया, आपको इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर वापस जाके पढ़ना चाहिए केमिस्ट्री में अगर आप ऐसा सोचते हो तो, ठीक है। तो जो एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस मूव स्पॉन्टेनियसली टू इक्विलिब्रियम, द स्टेडी स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। जो स्टेडी स्टेट होता है ना, इसलिए यहां पर बोला है कि अपनी बॉडी जो होती है स्टेडी स्टेट में होती है, बिकॉज ऑफ दीज बायोलॉजिकल पाथवेज, ये पाथवेज जो कंटिन्यूसली चल रहे हैं और बायोलॉजिकल फ्लक्स में है, मतलब वो एक टाइम पे जाके डिग्रेड हो जाते हैं, वहां पे नया उनका फॉर्मेशन चालू हो जाता है, इस वजह से हमारी बॉडी कंटिन्यूसली एक एक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है, विच वी से एज स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब मूविंग स्टेट, लेकिन फिर भी कैसे दिखाई देगा, इट इज ऑन इट्स प्लेस, वो उतने ही कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, कुछ बढ़ नहीं रहा, कुछ कम नहीं हो रहा। अभी तक हमारी बॉडी में 5.5 मिलियन आरबीसीज कई बार बन चुके हैं, लेकिन उनका कंसंट्रेशन इतने आरबीसी सपोज करते हैं ये जाके डिग्रेड हो गए पूरी तरीके से, लेकिन उसी टाइम पर यहाँ पर और आरबीसीज बनने लगे और वो वापस यहाँ तक आ गए। तो ये जो स्टेट था ना, ये स्टेट कभी भी ना तो बढ़ा ना तो कम हुआ, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि ये स्टेडी स्टेट है, एक जगह पे रुका हुआ है, लेकिन इट इज एक्टिव, ठीक है। तो जो स्टेडी स्टेट होता है वो नॉन इक्विलिब्रियम क्यों है, बिकॉज नंबर ऑफ या फिर कंसंट्रेशन या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए से जितनी स्पीड में बी बन रहा है उतनी स्पीड में बी से ए बन रहा है, इसीलिए दोनों के कंसंट्रेशंस कैसे दिखाई दे रहे हैं, ना तो ये ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना तो ये ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, दोनों एक जगह पे दिखाई देते हैं, लेकिन दैट डज नॉट मीन रिएक्शन स्टॉप हो गया, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो जो स्टेडी स्टेट होता है नॉन इक्विलिब्रियम होता है, वन शुड रिमेंबर फ्रॉम फिजिक्स दैट सिस्टम्स एट इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क। इक्विलिब्रियम पे वो कुछ काम नहीं कर सकता, वो अपने आप में ही एक प्रोसेस में चालू है एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि अगर ये बी सब देखो, इसको कैसे मैं समझाऊंगी कि ए और बी ये दो चीज है, ये जो ए है ये फटाफट से बी को बना रहा है और बी जो है वो फटाफट से ए को बना रहा है। अगर इन दोनों में से कोई एक पार्टिकल भी, कोई एक प्रोडक्ट या कोई एक कंपाउंड भी दूसरे काम में लग जाता है, सपोज करते हैं ये चला गया दूसरा काम करने के लिए, तो ए जो है बी बनाता रहेगा, तो ए का कंसंट्रेशन कम हो गया। अब ये जो स्टेट होगा ये कैसा है, इक्विलिब्रियम से हट जाएगा, और मतलब इक्विलिब्रियम से हट जाएगा और फिर कैसा हो जाएगा, बेसिकली इसका कंसंट्रेशन, इसका जो कंसंट्रेशन है वो गिर जाएगा। तो मतलब अब ये ए जो है खत्म हो जाएगा और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, मतलब अब रिएक्शन स्टॉप हो गई। द मोमेंट हमारी बॉडी में रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं, द पर्सन इज डेड। जो डेड पर्सन होता है उसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा होता है, उसके अंदर सब चीज आ चुकी है इक्विलिब्रियम पे,
ठीक है, तो क्या हो रहा है, दैट सिस्टम्स एट इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे वर्क कंटिन्यूसली, दे कैन नॉट अफोर्ड टू रीच एट इक्विलिब्रियम। हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम पे नहीं रह सकती, बिकॉज ये दोनों चीज अगर हमारी बॉडी में देखी जाएगी, ए जो है वो बी में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा, तो अगर ए जो है बी में कन्वर्ट हो रहा है और बी जो है ए में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एनी अदर वर्क, वो फिर कुछ काम के नहीं रहेंगे, इनका साइकिल बस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, वो हमारी बॉडी के काम में नहीं रहते हैं। तो इसीलिए हमारे अंदर क्या होता है, एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होता है, इसका कंसेंट्रेशन कम है, इसका कंसेंट्रेशन ज्यादा है। तो क्या हो, यहाँ पे आपको समझ में आया, इसका कंसेंट्रेशन ज्यादा है, इसका कंसेंट्रेशन कम है, तो ये इसको बनाने का ट्राई करेगा, इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा कोई भी। जब द मोमेंट इट विल कम इन इक्विलिब्रियम, पर्सन इज डेड। ठीक है, सो a body cannot afford to reach equilibrium, hence the living state is a non-equilibrium steady state to be able to perform work. This is important, आपको इसको समझना है और इसको याद रखना है। आई होप आप लोग को समझ में आया कि हमारी बॉडी क्यों इक्विलिब्रियम पे नहीं रह सकती। अगर दो चीजें कंटिन्यूसली, सपोज करो दो पर्सन का एग्जाम्पल लो, दे आर प्लेइंग बैडमिंटन, उसका एग्जाम्पल लो, दोनों जो है बैडमिंटन खेल रहे हैं। अगर दोनों कंटिन्यूसली सेम रेट पर खेलते रहेंगे, तो क्या दोनों में से कोई भी काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। दोनों अगर सेम रेट पर खेल रहे हैं तो दोनों में से कोई भी थर्ड काम नहीं कर सकता। दोनों का काम यही है कि इधर का प्रोसेस रिटर्न करना है, और इसका भी काम यही है कि इधर का जो आया हुआ प्रोसेस है उसे रिटर्न करना है। लेकिन अगर हम ऐसा करते कि ए का जो है काम रुका देते किसी तरीके से, या फिर उसको जो है इतने अच्छे से नहीं आएगा, फॉर एग्जाम्पल हम बैडमिंटन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसको इतने अच्छे से नहीं आएगा, देन बी को टाइम मिल जाएगा टू डू डिफरेंट वर्क। तो हमारी बॉडी भी कुछ इसी तरीके से है कि ए और बी, ये दो कोई सबस्ट्रेट, दो कोई मॉलिक्यूल्स है जो बन रहे हैं, एक दूसरे के अंदर कन्वर्जन उनका हो रहा है, लेकिन दे आर नॉट अटेनिंग अ कॉन्स्टेंट रेट। उनका रेट हम कांस्टेंट नहीं रखते हैं। यहां से कुछ चीजें कम हो रही है, यहां से कुछ चीजें ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक्टिवनेस बनी हुई है, और इसीलिए हम इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकते। बिकॉज अगर दोनों इक्विलिब्रियम पे आ गए, मतलब दोनों कांस्टेंट हो गए, दोनों ही इक्वल हो गए, दे कैन नॉट डू एनी फंक्शन नाउ। ठीक है, सो लिविंग प्रोसेस इज अ कांस्टेंट एफर्ट टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम। मतलब हमारी बॉडी जो होती है कॉन्स्टेंटली ये एफर्ट लगाती है कि हम इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचे, टू प्रिवेंट इक्विलिब्रियम। दिस इज अचीव बाय एनर्जी इनपुट। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी देते रहते हैं। मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। मेटाबॉलिज्म क्या करता है, इसके अंदर एनर्जी का ब्रेकडाउन भी होता है और एनर्जी का प्रोडक्शन भी होता है। हेंस द लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिमस। समझ आया मेटाबॉलिज्म क्यों सिनोनिमस है? जो लिविंग स्टेट है उसके अंदर कंटिन्यूसली प्रोसेस चालू है, कंटिन्यूसली किसी एक का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, किसी एक का कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है। वेयर एज इन इक्विलिब्रियम हमने ये देखा, दोनों के कंसंट्रेशन लेवल अप हो गए हैं, दोनों के एक लेवल पर आ गए हैं। अब किसी का कंसंट्रेशन कम नहीं हो रहा है, किसी का ज्यादा नहीं हो रहा है, दोनों एक लेवल पर है। विदाउट मेटाबॉलिज्म दैट कैन नॉट बी अ लिविंग स्टेट। आई होप इतना क्लियर है। अगर आप लोगों को क्लियर है यार, वीडियो को लाइक कर दो, लेक्चर को थोड़ा शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के अब मैंने जितना भी पढ़ाया उसको रिवाइज करना है, उसकी नोट्स बनाना है। ठीक है, आई होप आप लोग लेक्चर के बीच में नोट्स बना रहे हो। तीसरी चीज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस आपको जहां से भी मिल रहे हैं प्रैक्टिस करो, बट जो पीवाईक्यूज मैं बनाऊंगी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर आपके पास में अगर कोई पीवाईक्यू की बुक है तो बुक में से भी पढ़ो, इट विल बी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन अगर आपको वीडियो सोल्यूशंस देखने कहीं पे यू आर नॉट गेटिंग इट, तो यू कैन रेफर टू वीडियो सोल्यूशंस। दैट्स इट, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडी, गुड बाय।